हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल वेलकम सर में। आज जिस चैप्टर को हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ये जो चैप्टर है वो पूरा बेस्ड रहेगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेट एंड टाइप्स, शेल्डन एंड जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग फाइव थ्योरी। उसके बाद हम देखेंगे मोटिवेशन, इसके टाइप्स एंड टेक्निक्स, और लास्ट में हम देखेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अगर हम बात करें साइकोलॉजी की तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि किसी भी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है कि कोई व्यक्ति किस तरह से समाज में रहकर बिहेव या बर्ताव करता है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ साइकोलॉजी ऑफ ए प्लेयर इफेक्ट हिज हर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अगर हम इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यह किसी भी खिलाड़ी के जो खेल मैदान में व्यवहार करता है उसके बारे में स्टडी ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहलाती है। आइए अब देख लेते हैं पर्सनैलिटी क्या होती है। अगर हम सिर्फ पर्सनैलिटी शब्द की बात करें तो यह लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है जिसका हिंदी में अर्थ होता है मुखौटा। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो कलेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वालिटीज, एबिलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन इज ए नोन एज पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं तथा विशेषताओं इत्यादि का सम्मिलित रूप व्यक्तित्व कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पर्सनैलिटी इज द कॉन्स्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के क्या प्रकार हैं। आपके सिलेबस के अनुसार जो सबसे पहला है वो है विलियम हर्बर्ट शेल्डन के अनुसार। इन्होंने शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इस वर्गीकरण को देह आधारित वर्गीकरण, सोमैटोटाइपिंग भी कहते हैं। इन्होंने जो 3 प्रकार के सोमैटोटाइपिंग दी है उनमें सबसे पहले एक्टोमॉर्फ यानी कि दुबले पतले व्यक्ति, दूसरा है मेसोमॉर्फ यानी कि मस्कुलर व्यक्ति, और तथा तीसरा है एंडोमॉर्फ यानी कि गोल मटोल मोटे हेल्थी व्यक्ति। अगर हम तीनों को ट्रिक से समझने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं एंडोमॉर्फ को, जिसमें एंडो का मतलब हम अंडे से ले सकते हैं। अंडा कैसा होता है? अंडा होता है गोल, यानी कि एंडोमॉर्फ वाले व्यक्ति का शरीर कैसा दिखेगा? अंडे की तरह, यानी कि गोल मटोल। दूसरे को हम ले लेते हैं मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ यानी कि मस्कुलर, मैसो से ले सकते हैं हम मस्कुलर, यानी कि इस प्रकार के व्यक्ति का शरीर का आकार मस्कुलर होगा। तथा थर्ड है एक्टोमॉर्फ यानी कि दुबले पतले व्यक्ति। अब अगर हम बात करें इनके शरीर के आकार पर स्पोर्ट्स में तो रनिंग इवेंट में अगर हम एक्टोमॉर्फ खिलाड़ी और एंडोमॉर्फ खिलाड़ी को रख दें तो जाहिर सी बात है एक्टोमॉर्फ वाला खिलाड़ी विजयी होगा। अगर ऐसे ही हम किसी कुश्ती वाले, रेसलिंग वाले इवेंट में एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ को रख दे तो जाहिर सी बात है एंडोमॉर्फ वाला व्यक्ति विजयी होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आइए अब हम अगला टाइप्स देख लेते हैं जो दिए थे कार्ल जी जुंग ने। कार्ल जी जुंग ने व्यक्तित्व को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है इंट्रोवर्ट, जिसको कि हम हिंदी में अंतर्मुखी भी कहते हैं। अंतर्मुखी वह व्यक्ति होता है जो अकेला रहना पसंद करता है। सामान्य रूप से ये लोग दूसरों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। ये लोग शर्मीली प्रवृत्ति के होते हैं तथा उनके लिए सामाजिक वार्तालाप थकाऊ होता है। इस प्रवृत्ति के लोग अधिकतर शांत रहना पसंद करते हैं तथा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। इनमें सुनने का कौशल भली भांति विकसित होता है तथा ये सोच समझकर अपने विचार प्रकट करते हैं। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग अधिकतर अपने जीवन में सफल होते हैं तथा निशानेबाजी, तीरंदाजी, शतरंज एवं लंबी दूरी की दौड़ों में भाग लेना पसंद करते हैं। अगला जो है वो है एक्सट्रोवर्ट, जिसको कि हम हिंदी में बहिर्मुखी भी कहते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय रहते हैं। ये समूहीकरण विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं तथा अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने में झिझकते नहीं हैं। इनका दृष्टिकोण विकसित होता है तथा ये टीम में काम करना पसंद करते हैं। ये खुले विचारों वाले, अनुकूल प्रवृत्ति वाले एवं आसानी से घुलने वाले व्यक्ति होते हैं। जो लास्ट है वो है एम्बिवर्ट। यह एक सम्मिश्रण है। इसमें इंट्रोवर्ट
और एक्सट्रोवर्ट दोनों प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। यह बहुत ही कम होते हैं। आइए अब देख लेते हैं बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको कि हम हिंदी में पंचकारक मॉडल भी कहते हैं। पंचकारक मॉडल की व्याख्या पॉल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे ने की थी। इनका अध्ययन व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 5 मुख्य कारकों पर आधारित है। यह 5 कारक मॉडल बाद में बिग 5 थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसमें सबसे पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जिसको कि हम हिंदी में अनुभवों के लिए खुलापन भी कहते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में निर्णय लेने में नए विचारों के लिए खुलापन एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे व्यक्ति लचीली प्रवृत्ति के, कल्पनाशील, जिज्ञासु एवं अभिनव प्रवृत्ति के होते हैं। ये व्यक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और नए विचार स्वीकार करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्जन, जिसको कि हम हिंदी में बहिर्मुखता भी कहते हैं। बहिर्मुख व्यक्ति सामाजिक तथा मुखर होते हैं। इन्हें दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है तथा ये दूसरे लोगों में आसानी से घुल मिल जाते हैं। थर्ड है एग्रीबलनेस, जिसको कि हम हिंदी में सहमतिशीलता भी कहते हैं। यह कारक उन लोगों में होता है जो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते तथा दूसरों के साथ आसानी से सहमत हो जाते हैं। इन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है तथा ये सबके साथ सहयोग का भाव रखते हैं। इनका व्यवहार सबके साथ दोस्ताना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूरोटिज्म, जिसको कि हम हिंदी में तंत्रिका ताप भी कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति भावनात्मक रूप से असंतुलित रहते हैं। ये दूसरों को चिढ़ाते रहते हैं तथा स्वयं उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहते हैं। उन्हें हमेशा कोई ना कोई चिंता लगी रहती है। ये हमेशा भयभीत और परेशान भावनाओं को दर्शाते हैं। ये दूसरे लोगों के साथ आसानी से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। लास्ट पॉइंट है कॉन्शियसनेस, जिसको कि हम हिंदी में अंतर्विवेकशीलता भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये अधिक परिश्रमी, स्व अनुशासित, जिम्मेदार एवं भरोसेमंद होते हैं। ये हमेशा कुछ रचनात्मक करने में व्यस्त रहते हैं। व्यक्तित्व विश्लेषण के क्षेत्र में पंचकारक मॉडल बिग 5 थ्योरी नया परिवर्तनकारी सिद्धांत माना जाता है, जो भी संस्कृतियों और भाषाओं में व्यक्तित्व का विश्लेषण करने में सक्षम है। आइए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि है मोटिवेशन, जिसको कि हम हिंदी में अभिप्रेरण भी कहते हैं। मोटिवेशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट हेल्प ए पर्सन टू स्टार्ट सम वर्क, कैरी इट आउट एंड अचीव सक्सेस इन इट। अगर हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करें तो अभिप्रेरण एक प्रकार की शक्ति है जो मनुष्य को कोई कार्य आरंभ करने, उसे चलाए रखने तथा उसमें सफलता प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन जो है क्रूक एंड स्टीन के अनुसार, मोटिवेशन इज एनी कंडीशन दैट माइट एनर्जीज एंड डायरेक्ट आवर एक्शन। अगर इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो कोई दशा जो हमारी क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करती है तथा निर्देशित करती है, अभिप्रेरण कहलाती है। आइए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण के प्रकार। इसमें पहला है इंटरनल मोटिवेशन, जिसको कि हम हिंदी में आंतरिक अभिप्रेरण भी कहते हैं। आंतरिक अर्थात भीतर से, यानी कि अपने अंदर से जब किसी काम को करने की प्रेरणा या शक्ति व्यक्ति के अंदर से आती है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरण कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं, इंटरनल मोटिवेशन। अगर हम दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जब व्यक्ति अपनी खुशी से या अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है तो यह कहा जाता है कि वह अपने आंतरिक यानी कि अपने अंदर के अभिप्रेरण के कारण वह काम कर रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी खेल या कार्य में अधिक कुशलता प्राप्त करने के लिए, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए या सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से लिप्त रहना आंतरिक अभिप्रेरण का ही उदाहरण है। और जो दूसरा मोटिवेशन है वो है एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि बाहरी अभिप्रेरण, यानी कि जो हमें बाहर से मिलता हो। बाहरी अर्थात बाहर से जब किसी कार्य को करने की प्रेरणा शक्ति व्यक्ति को बाहरी कारकों यानी किसी एक्सटर्नल फैक्टर से प्राप्त हो तो उसे बाहरी अभिप्रेरण कहते हैं। पुरस्कार, प्रशंसा, समाज में ऊंचा स्थान, दंड या बदनामी का डर बाहरी अभिप्रेरण के ही उदाहरण है। हालांकि बाहरी अभिप्रेरण के इन उदाहरणों का हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आइए अब देख लेते हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण की तकनीकें। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है गोल सेटिंग, जिसको कि हम हिंदी में लक्ष्य निर्धारण भी कहते हैं। अभिप्रेरण के लिए सबसे पहले व्यक्ति को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के मनुष्य का जीवन लक्ष्यहीन हो जाता है। यह लक्ष्य थोड़े कठिन परंतु इन्हें प्राप्त करना संभव होना चाहिए। सबसे जरूरी यह है कि लक्ष्य व्यक्ति की क्षमताओं के अनुरूप होनी चाहिए।
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास के दौरान बीच बीच में अपनी प्रगति को जांचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करते रहना चाहिए। जैसा कि यदि कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना चाहता है तो उसे इस उद्देश्य की पूर्ति के दौरान अपनी प्रगति जांचने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस एंड रिजल्ट, हिंदी में परिणामों व प्रगति का ज्ञान। खिलाड़ियों को समय समय पर उसकी स्थिति तथा प्रगति के विषय में अवगत कराते रहना चाहिए। उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि वह जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उसे वह प्राप्त कर पाएंगे भी या नहीं। यदि खिलाड़ी अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ रहा है तो उसकी अच्छी प्रगति निश्चित रूप से उसे और अभिप्रेरित करती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक अभिप्रवृत्ति भी कहते हैं। खिलाड़ी की दृढ़ इच्छा शक्ति तथा सकारात्मक अभिवृत्ति जैसे कि मैं यह कर सकता हूँ भी खिलाड़ियों को अभिप्रेरित करती है। इसके लिए उन्हें यह बात समझाई जानी चाहिए कि चैंपियन भी उन्हीं की तरह एक इंसान ही है, वह भी उन्हीं की तरह चैंपियन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्बल कमेंट्स, जिसको कि हिंदी में शाब्दिक टिप्पणियाँ भी कहते हैं। प्रतियोगिता के दौरान अक्सर नए तथा अनुभवी खिलाड़ी शाब्दिक टिप्पणियाँ वर्बल कमेंट्स के कारण उत्तेजित होकर अभिप्रेरित हो जाते हैं। हालांकि अनुभवी खिलाड़ियों को इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड क्वालिटी इक्विपमेंट, अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण व अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो खिलाड़ी निश्चित ही इनसे अभिप्रेरित होकर अच्छा अभ्यास तथा प्रदर्शन कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइज सर्टिफिकेट टाइम ट्रॉफीज, यानी कि पुरस्कार, चाहे वह नगद हो या कोई ट्रॉफी या मेडल, निश्चित ही खिलाड़ियों को और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अभिप्रेरित करता है। अक्सर सरकारें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार अथवा सरकारी नौकरी तथा अन्य सुविधाएं देकर उन्हें तथा उन्हीं जैसे खिलाड़ियों को और अच्छे प्रदर्शन के लिए अभिप्रेरित करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशनल म्यूजिक, प्रेरणादायक संगीत। प्रतियोगिता से पहले यदि प्रतियोगिता स्थल पर कोई प्रेरणादायक संगीत जैसे कि राष्ट्रीय गान बजाया जाए तो यह निश्चित ही खिलाड़ियों को अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ स्पेक्टेटर्स, जिसको कि हम हिंदी में दर्शक भी कहते हैं। प्रतियोगिता के दौरान दर्शकों की अधिक संख्या भी खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए अभिप्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह थी कुछ टेक्निक्स जो मोटिवेशन के लिए थी, जो खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए थी। आइए अब देख लेते हैं एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों में आक्रामकता को। खेल के दौरान किसी भी खिलाड़ी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार खेल आक्रामकता कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि खेलों में आक्रामकता खिलाड़ी के प्रदर्शन व व्यवहार पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। खेलों में आक्रामकता के विषय में विभिन्न खेल विद्वानों के अपने अपने मत रहे हैं, जैसे कि बैरन एंड रिचर्डसन के अनुसार अधिकांश लोग खेल आक्रामकता को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। हालांकि खेलों में आक्रामकता से खिलाड़ी का प्रदर्शन में सुधार आता है। चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले है हॉस्टाइल एग्रेशन, यानी कि शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। खेल के दौरान शत्रुतापूर्ण खेल आक्रामकता तब मानी जाती है जब किसी खिलाड़ी को मुख्य उद्देश्य अपने विरोधी टीम के खिलाड़ियों को नुकसान अथवा चोट पहुंचाना होता है। सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इस तरह के एग्रेशन में खिलाड़ी का साफ रूप से दिखाई देता है कि वह किसी को चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसका इंटेंशन सिर्फ पॉइंट स्कोर करना होता है। लास्ट है असर्टिव बिहेवियर। इस तरह के एग्रेशन में क्या होता है कि खिलाड़ी सिर्फ जुबान से ही दूसरे खिलाड़ी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि वो उसको आउट कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्रिकेट में देख लेते हैं, एक बॉलर किसी बैट्समैन को देखकर बार बार कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है ताकि बैट्समैन उस पर रिएक्ट करे और अपना कंसंट्रेशन खो बैठे। अगर हम बात करें सजेशंस टू रिड्यूस एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेल में आक्रामकता कम करने के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, तो खेल के दौरान आक्रामकता कम करने के लिए बहुत से सुझाव हो सकते हैं, जैसे कि कोच, टीम मैनेजमेंट तथा कप्तान द्वारा खिलाड़ियों को खेल भावना के अनुरूप खेलने पर जोर देना, खिलाड़ियों के आक्रामक व्यवहार के प्रति सख्त कार्रवाई करना, खिलाड़ियों में खेल के दौरान आक्रामकता को कम करने के लिए अभ्यास सत्र के दौरान आक्रामकता प्रबंधन कार्यशाला का आयोजित करना। मीडिया से जुड़े लोगों को भी चाहिए कि वे खेल के दौरान आक्रामकता दिखाने वाले खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा महत्व ना दें,
अपितु उसके आक्रामक व्यवहार की निंदा करें। आइए लास्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द पर्सनैलिटी ट्रेट्स अकॉर्डिंग टू शेल्डन थ्योरी, यानी कि शेल्डन के अनुसार पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताने हैं। मेंशन द टाइप ऑफ जुंग्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज मोटिवेशन एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ मोटिवेशन, एक्सप्लेन, कि आपको बताना है कि मोटिवेशन क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स है। गोल सेटिंग एज ए टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इन ब्रीफ, गोल सेटिंग को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट रिजल्ट इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जस्टिफाइड। नेक्स्ट पॉइंट है, डिफाइन एग्रेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन स्पोर्ट्स। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, व्हाट इज द बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के बारे में बताना है और बिग 5 थ्योरी के बारे में आपको बताना है। यह था आपका चैप्टर जो कि समाप्त हो गया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द आंसर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।